राम राम, नमस्कार। और सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। आज मोटा भाई को देख रहे हो आप, मोटा भाई को तो क्या सोच रहे हो, मोटा भाई क्या फोटो क्यों लगाया? आज मोटा भाई का क्या हो रहा है भैया? मोटा भाई का ये लॉस चल रहा है पर डे का, हम आप तो सोच भी नहीं सकते। मतलब आप सोच नहीं सकते कि मोटा भाई को 1700 करोड़ पर डे का लॉस चल रहा है। क्यों चल रहा है? ये जो डेटा है थोड़ा पुराना है, ये आपको मैं भी बता दूं। पर हाँ, कहानी सेम है। अगर कहानी में परिवर्तन होता तो पिक्चर में परिवर्तन हो जाता है। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? कहानी में परिवर्तन होता तो पिक्चर में परिवर्तन हो जाता। मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा कि भैया अगर मोटा भाई के इस लॉस में परिवर्तन हो जाता तो रिलायंस क्या करता? रिलायंस चलने लग जाता। कैसे? रिलायंस ऐसे ऐसे चलने लगता। पर मोटा भाई की चीजों में परिवर्तन है क्या? रिलायंस ऐसे जाता, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? अभी हो रहा है धूम 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 धूम, ऐसे चल रहा है। वही मोटा भाई की कंपनी, ऐसा कहते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्टॉक मार्केट का ड्रैगर है। स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए में पावरफुल है। मतलब जैसा निफ्टी का चार्ट होता है सेम रिलायंस का चार्ट होता है। आप सभी जो भी लोग स्टॉक मार्केट को पहले से जानते हैं और जो अच्छे तरीके से जानते हैं, जो बिगनर्स के तो हो सकता है कम पता हो, पर जो लोग पहले से जानते हैं उन सभी को पता है कि जैसा निफ्टी का चार्ट रहेगा वैसा ही निफ्टी 50 का चार्ट है, सेम टू सेम रिलायंस का चार्ट होता है। आप रिलायंस के चार्ट को देख लो चाहे निफ्टी 50 के चार्ट को देख लो, मतलब कह सकते हैं एक बात फिक्स कि भैया रिलायंस लिमिटेड कम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो निफ्टी 50 का एक ड्रैगर है जो निफ्टी 50 को चलाता है। अगर ये पॉजिटिव में रहेगा तो कहीं ना कहीं निफ्टी 50 को भी पॉजिटिव में या एक ऐसी एंडिंग देनी पड़ेगी या ऐसी जगह पे खड़ा होना पड़ेगा जहाँ से वो नेगेटिव तो नहीं हो, ठीक है। वैसे निफ्टी को बहुत सारी चीज़ें चलाती हैं, पर मोस्ट प्रोबेबली जैसा रहता है ना कोई, जैसे HDFC बैंक बैंकिंग सेक्टर का बाप है, ऐसे ही कह सकते हैं हम कि रिलायंस इंडस्ट्रीज निफ्टी 50 का दादाजी है। बाप तो अभी HDFC बैंक का आ गया सबका ही, और वो दादाजी है। तो दादाजी के जो हैं, तो दादाजी का घर में लॉस चल रहा है 1700 करोड़ रुपए पर डे का। क्यों? 2000 अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता ही है रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटल कितना है? 21 लाख करोड़ रुपए मार्केट का कैपिटल। पर हुआ क्या है? हुआ क्या है? जुलाई 2024 में ये था 21 लाख करोड़, ठीक है। अब चेंज होकर क्या हो गया? 16 लाख करोड़ रुपए बचा है। कम होके 21 लाख करोड़ से कम होके कितना बचा है? 16 लाख करोड़ बचा है। जुलाई 24 में 21 लाख करोड़ था, अभी कितना हो गया? 16 लाख करोड़। मतलब क्या हो रहा है? धीरे धीरे मार्केट कैपिटल कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डेली का लॉस हो रहा है। किस वजह से लॉस हो रहा है? आप पूछोगे कि लॉस क्यों हो रहा है? आप पहले ये बात अपन डिस्कस क्या करेंगे? अपन पहले डिस्कस करेंगे कि भैया रिलायंस का मेन इनकम ऑफ सोर्स क्या है। हम पहले डिस्कस क्या करें कि रिलायंस का जो मेन इनकम ऑफ सोर्स है वो क्या है। अगर हमें इनकम ऑफ सोर्स के बारे में पता चल जाएगा तो हम लॉस के बारे में भी डिस्कस कर सकेंगे। तो रिलायंस का सबसे मेन ये है 2.5 करोड़ का पर डे, ये पर मंथ 50 करोड़ पर मंथ है, 1700 करोड़ पर डे का है, ठीक। ये तो फिर आपके लिए जनरली हो गया। रिलायंस का मेन बिजनेस क्या है? क्या है? कहाँ से रिलायंस में पैसा आता है? पहले तो वो चीज़ जरूरी है। तो भैया रिलायंस की संस्थापक कौन है? धीरू भाई अंबानी। इन्होंने बनाई थी रिलायंस कंपनी। अब इनने बनाई थी क्या? सबसे पहले शायद इन्होंने टेक्सटाइल मिल कंपनी बनाई थी, जो कपड़ा वपड़ा का व्यापार करती थी, टेक्सटाइल कंपनी। फिर इनको कहीं से पता चला कि भैया कपड़े से ज़्यादा पैसा आता है भैया किसमें? इन्हें बिजनेस को एक्सपेंड करा, और एक्सपेंड करके कहाँ लेके गए कि पैसा ज़्यादा आता है भैया जो ऑयल का बिजनेस है ना, ऑयल के बिजनेस में ज़्यादा पैसा आता है। तो फिर इन्होंने क्या करा? इन्होंने अपना ऑयल वो जो रिफाइनरी सेंटर खोला। रिफाइनरी सेंटर में क्रूड ऑयल खरीदते हैं
और उसको अपने भारत में लाके जामनगर में इनका मेन वो है जो क्रूड ऑयल का क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनरी सेंटर, वहाँ से ये रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बेचते हैं क्रूड ऑयल खरीद के। तो वो है इनका ऑयल बिजनेस, जो है इनका मेन बिजनेस है। अब इस ऑयल बिजनेस से ये कितना रेवेन्यू जनरेट करते थे पहले ये इनकी पूरी रिलायंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते थे। कितना? 66% का रेवेन्यू इनका केवल जनरेट होता था किससे? ऑयल कंपनी से। पर जो घटते घटते अब कितना हो गया है? घट के ये प्रॉफिट हो गया है इनका, जो रेवेन्यू जनरेट में प्रॉफिट जनरेट हो रहा था 66% हो रहा था पहले, अभी हो गया 29%। इसलिए इनका लॉस चल रहा है। क्या एक ही रीजन है? नहीं, इसमें बहुत सारे रीजन है। अनदर रीजन भी, अनदर रीजन की क्यों बात कर रही हूँ मैं? क्योंकि भैया रिलायंस क्या ऑयल ही बनाती है? नहीं, ऑयल के अलावा भी चीज़ें करती हैं, पर मेन ये है। अब इसमें क्या होगा, क्यों हो रहा है इसमें लॉस? रीजन भैया रिलायंस में मेन रीजन है कि भैया पहले क्रूड ऑयल कितना था? क्रूड ऑयल कितना था? 130 रुपये पर बैरल क्रूड ऑयल, और अब कितना हो गया है? 70 रुपये पर बैरल, घट के। अगर आप किसी चीज को 100 रुपये में खरीद के 60 रुपये में बेचोगे, 100 रुपये की चीज को खरीद के 60 रुपये में बेचोगे, तो आपको क्या प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। ये इस वजह से पहला एक नुकसान की ये बात। दूसरी बात, इसी बिजनेस में नुकसान होने की दूसरी बात क्या है? ये करते हैं इंपोर्ट। क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल को। अब जब इंपोर्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है? लेन देन कहाँ हो रहा है? डॉलर्स में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? डॉलर्स में। और आप सभी को पता है एक चीज आप सभी जानते हैं कि भैया वैश्विक स्तर पे, वैश्विक बाजार में हमारे भारत के रुपये की क्या हो रही है? लुटिया डूबती जा रही है। डेली धीरे 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 करके हमारा रुपया और कमजोर होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कहीं से ये रुपया हमारा ऊपर जा रहा हो, ये तो डेली लॉस ही चल रहा है इसमें। मतलब इसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, इस वजह से हो रही है कुछ हद तक इसमें नुकसान की बात। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने फिर इस चीज से, इनको भी पता था। एक चीज ये भी थी कि चलो ठीक है ये तो हो गया, ये तो उनके कंट्रोल की बात नहीं थी, पर उनको एक चीज और पता थी। उनको पता थी कि भैया हमारा जो बिजनेस है किसी दिन इसकी लंका लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि वो जानते हैं कि एक बिजनेस आजीवन नहीं चल सकता। मतलब मेरी पीढ़ियां दर पीढ़ियां नहीं चलेगा कोई की भी चीज। हम पहले रेडियो पे सुनते थे गाने, फिर हमने क्या करा, फिर हमारे यहाँ टीवी आया, टेलीविज़न आया। टेलीविज़न में देखते थे डब्बे वाला, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आता था, इतना बड़ा डब्बा वाला, डब्बे वाले टीवी में देखते थे। फिर थोड़े दिन बाद में कलर टीवी आया, फिर वो भी थोड़ा डब्बा था। फिर LCD आए, अब LED आ गए हैं, फिर धीरे धीरे करके टच पैनल आ गए। तो धीरे 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 करके आपको चीज़ें परिवर्तित हो रही। मतलब दुनिया एक जैसी एक चाल में नहीं चलती है, चाल बदलती है। पहले पैदल चलते थे लोग, आज हवाई जहाज से चलते हैं। चेंज होता जा रहा है, तो इन्हें भी पता है कि चेंज होगा। तो चेंज होगा तो क्या करें, हम एक ही बिजनेस से हमेशा सारा जीवन नहीं बिता पाएंगे। तो जैसे जैसे माहौल बढ़ता गया, बदलता गया, ये ऐसे ऐसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते गए। तो इन्होंने क्या, ऑयल कंपनी तो चल ही रही है, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, हम रिटेल बिजनेस में चले जाते हैं। फिर कि चलो रिटेल से और टेलीकॉम बिजनेस में चले जाते हैं। जियो लेके आए रिटेल बिजनेस का, जियो मार्ट वगैरह ये सब खोले हुए ना इन्होंने। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने करी। पर हुआ क्या, रिटेल बिजनेस और टेलीकॉम बिजनेस में, तो पहले हम टेलीकॉम बिजनेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टेलीकॉम बिजनेस में आज की कंडीशन में, टेलीकॉम बिजनेस में क्या हुआ है, आज की कंडीशन में ये स्थिति हो गई है कि टेलीकॉम बिजनेस की तो लंका लगी पड़ी है। क्यों लगी पड़ी है? आप बोलोगे कि भैया क्यों लगी पड़ी है लंका? टेलीकॉम बिजनेस में इन्होंने क्या करा, टैरिफ अपने चेंज किए। शुरू में सबसे पहले लेके आए तो इन्होंने सबसे पहले शुरुआत कर दी कि भैया आप चलो, जब शुरू में जियो आई थी तब फ्री का डाटा लगा देता। उस समय डाटा बहुत महंगा आता था, स्पीड भी नहीं थी, प्लस 4G इन्होंने लॉन्च किया था भारत में, स्पीड भी इन्होंने स्पीड दी प्लस डाटा फ्री में दिया। अब फिर जब इन्होंने फ्री में दिया, कुछ दिन तक, साल भर समथिंग इन्होंने फ्री में डाटा दिया ताकि लोगों को लत लगा दी। ठीक है, अब लत लगा दी और इन्होंने धड़ल्ले से अपनी सिमें बेची। खूब मतलब भागा दौड़ी हुई, मारा मारी हुई सिम के को खरीदने के लिए, और एकदम से इन्होंने बूस्ट किया। मतलब स्प्रिंग बोर्ड पे पहले स्प्रिंग दबाते गए, जो छोड़ा बूस्ट, द बम निकल गया। अब जब बम निकला
तो मतलब ये पूरे मार्केट में छा गए, हर आदमी के पास में जियो की सिम है, हर आदमी के पास में जियो की सिम है। भले वो आइडिया रखता है, एयरटेल रखता है, पर साथ में जियो रखने लग गया था। उस समय की ये हालत थी। एक सिम, दो सिम वाले मोबाइल उसी समय आए थे, मतलब उससे पहले आ गए थे, पर दो सिम वाले थे। तो हर आदमी क्या कर रहा था, दो सिम रख रहा था। एक किसी भी कंपनी की रखेगा, पर एक जियो की सिम उसके पास में कंपलसरी थी। फिर धीरे धीरे करके कि यार दो दो सिम, फिर जियो ने महंगा कर दिया अपना, धीरे धीरे करके उन्होंने जियो ने जो फ्री का बेच रहे थे, फ्री का दे रहे थे, उसको उन्होंने थोड़ा सा पैसा लेने लग गया कि चलो आप हल्का फुल्का पैसा दो हमें। फिर भी आदमी ने क्या सोचा, एक काम करते हैं, हम दो सिम यूज़ कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, एक सिम इस्तेमाल करते हैं। वो एक सिम कौन सी, कि इस सिम को जो हमारा मेन नंबर है इसको पोर्ट करके हम जियो में ले जाते हैं। जियो की जो सिम है वो तो है ही सही, ठीक है, इसको बंद कर देते हैं, जो हमारा मेन नंबर है, जो हम मेन यूज़ करते हैं, उस नंबर को पोर्ट करके जियो में ले जाते हैं। तब भी जियो की ग्रोथ चल रही थी, तब भी जियो जा रहा था ऐसे ऐसे करके, तब भी जियो चल रहा था धीरे धीरे करके ऐसे। अब जब जियो चल ही रहा है ऐसे, भैया जियो जा रहा है, तो मतलब फिर उनको कोई टेंशन ही नहीं, आ रहा है रेवेन्यू, आ रहा है रेवेन्यू, 34% तक का रेवेन्यू ये जनरेट करने लग गया टेलीकॉम कंपनी। अब जब 34% का रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनी आपकी जनरेट कर रही थी, तो इनको टेंशन ही खत्म, ये फिर आराम से होगा। फिर इन्होंने थोड़े दिन बाद में टैरिफ बढ़ाया, लोगों ने फिर भी कोई दिक्कत नहीं ली, चलो एक बार दो बार बढ़ाया है, भैया महंगा हो रहा है, सभी का महंगा हो रहा है, एयरटेल आइडिया सबका ही महंगा हो रहा है, तो इसका भी महंगा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इन्होंने क्या करा, इसकी सर्विस में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, कॉल ड्रॉप होने लगे, जियो के डाइवर्जन होने लगा, मतलब बहुत सारी समस्याएं इसमें, नेटवर्क का कभी कभी इशू आता था, कभी कुछ हो जाता। एक बार तो आपने, अगर सभी ने देखा होगा, तो बिल्कुल पूरे एमपी में, तो मतलब एमपी का तो मुझे पता है, एमपी में 6-7 घंटे तक मतलब नेटवर्क ही नहीं, जियो की सिम ही नहीं चल रही। आइडिया एयरटेल लोगों के पास था ही नहीं, जिनके पास था वो चला रहे थे, जियो वाले बैठे थे ऐसे 6-6.5 घंटे, मैं खुद बैठी थी 6-6.5 घंटे तक, फुल्ली शट डाउन हो गया सारा मामला। वहाँ से इनकी शुरुआत हुई टेलीकॉम कंपनी की। फिर लोगों ने क्या कहा, यार एक काम करते हैं, इसमें जो जिन्होंने उस दिन जिनका लॉस हुआ, जिनका नुकसान हुआ, जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट खोया, उन्होंने फिर क्या, जियो से कन्वर्टेशन चालू कर दिया कि अपन एक काम करते हैं, अपन जियो से कन्वर्ट करते हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, फिर धीरे धीरे करके इनके टैरिफ और महंगे होने लगे, और महंगे होने लगे। ऐसे जब टैरिफ महंगे होने लगे, और तब आखिरी बार जब आम आदमी ने खुद पे लोन लिया, कब लिया, जब आखिरी बार तब हुआ कि जब इनके अनंत अंबानी की शादी थी, 5,000 करोड़ की शादी कर दी। भैया 5,000 करोड़ की शादी तो कर दी, पर हुआ क्या, शादी करने के बाद में इन्होंने टैरिफ महंगा कर दिया, तो लोगों को खल गई। जब आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, तीनों को एक साथ नचा दिया, यार ये तो हमसे पैसा लेके, हमारी जेब में से पैसा लेके अपने बेटे की शादी पे उड़ा रहा है, इतनी महंगी शादी करने की ज़रूरत क्या थी, ये वो बहुत सारे ट्रोलिंग हुए थे उस समय। तब से क्या हुआ, धीरे धीरे करके 1 करोड़ कुछ यूज़र्स जियो से चले गए। अब वो जियो से गए तो गएगा, वो वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इनके पास में धीरे धीरे करके निकलने लगी। अब जब 1 करोड़ 1.5 करोड़ यूज़र्स कम होते हैं, सब्सक्रिप्शन कम होता है, तो मतलब लॉस होना चालू हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे आपका जियो में लॉस होने का कारण, ठीक है। दूसरी चीज़, इनका विज़न था कि भैया एनर्जी सेक्टर में चलेंगे, ग्रीन एनर्जी में चलेंगे, विंड एनर्जी में चलेंगे, सोलर एनर्जी में चलेंगे। वो प्रोजेक्ट में भी अभी ताले लगे पड़े हैं, ठीक है। अगली चीज इन्होंने रिटेल में काम करने की कोशिश करी। जब रिटेल में इन्होंने काम करने की कोशिश करी, तब क्या हुआ, रिटेल में गए तो भैया इन्होंने क्या करा कि चलो रिटेल में अपन काम करते हैं, कुछ कमाने की कोशिश करेंगे। तो रिटेल में जब इन्होंने कमाने की कोशिश करी, तो इन्होंने क्या करा कि भैया यहाँ पे इनका सारी चीज़ें रह गई फ्लैटिस कैसे रह गई कि इन्होंने 464 स्टोर खोल दिए भारत में। उसी के अगेंस्ट में 90 दिनों में ही 438 स्टोर बंद भी कर दिए। मतलब उन्होंने खोला कितना, 28 स्टोर खोले केवल एक क्वार्टर में, 90 दिन में जितने खोले थे उसमें से 28 स्टोर केवल रनिंग है। तो यहाँ पे भी इनकी लंका लग गई, अब स्टोर ही नहीं है। अब स्टोर आप देखोगे तो डीमार्ट है, डीमार्ट है, और बहुत सारे जो हैं स्टोर्स, वो सारे जगह जगह खुल रहे हैं। डीमार्ट मान नहीं रहा, हर जगह, हर छोटी से छोटी जगह में डीमार्ट पहुँच जा रहा है। इनकी तो पहुँच बन ही नहीं पा रही वहाँ तक। तो यहाँ पे रिटेल में यहाँ दिक्कत आ गई। उसके बाद में
रिटेल में सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है, वो होता है आपका कपड़े का बिजनेस। कपड़े के बिजनेस में क्या दिक्कत आ रही, कपड़े के बिजनेस में दिक्कत ये आ रही है कि भैया ज़ूडियो ने हर जगह डेली एक एक नया स्टोर खोल रहा है, हर छोटी छोटी जगह पे, जैसे डीमार्ट हर छोटी छोटी जगह पे पहुंच रहा है, ज़ूडियो पहुंच गया, इनकी लंका वहां लग गई, ये पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, उसने अपने ब्रांड हर जगह स्टोर खोल दिया। रिटेल का भी हो गया साफ सफाई सुपड़ा साफ, कपड़े में भी हो गया, ग्रोसरी में भी हो गया, फिर बचा था कि चलो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपनी पकड़ ही नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनकी लंका लगी। मतलब रिटेल भी बराबरी में, आपका टेलीकॉम बिजनेस की लंका लगी पड़ी। अब क्या हुआ, इन सब से होने की वजह से इनके ऊपर बन गया कर्जा। सितंबर 2024 में इनके पास में कितना कर्जा है, 3,57,000 करोड़ का इन्होंने इनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। 31 मार्च 2020 को आप देखोगे तो 1,61,00,000 कर्जा था केवल इनके पास में। कितना कर्जा था, 1,61,00,000 रुपए कर्जा था। आप फिर उसी के 197 दिन बाद गिन लेना, आप 197 दिन बाद 2,60,000 करोड़ का कर्जा हो गया। ऐसे ही कभी ये ज्यादा होता रहा, कभी कम होता रहा, कभी ज्यादा होता रहा, और सितंबर 2024 में 3,57,000 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा बना हुआ। ठीक है, आप ऐसा सोच रहे हो यार ये तो गए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सारे बिजनेस से फिर भी इन्होंने क्या किया है, सारे बिजनेस से 60,000 करोड़ का प्रॉफिट तो इन्होंने जनरेट कर लिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि गई है आपकी रिलायंस, गई मत मानो, मतलब ये मानो कि अभी थोड़ी परिस्थिति कमजोर है, क्योंकि इन्होंने जो एनर्जी सेक्टर में करने वाले थे, ये बहुत बड़ा एनर्जी हब बनाने वाले हैं। इसमें क्या वर्ल्ड का लार्जेस्ट गीगा फैक्ट्री लगा रहे हैं, सोलर पैनल की, आपके फ्यूल एफिशिएंसी की, विंड टर्बाइन की, जो भी आपकी नई एनर्जी से रिलेटेड है वो सारी चीजें यहाँ पे बनेगी जामनगर में आपकी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि खत्म हो गई है, पर हाँ ये है कि 2-3 साल तक तो इनकी स्थिति खराब होगी। क्यों, क्योंकि जियो फाइनेंशियल सर्विस इन्होंने स्टार्ट की है। आप सभी को पता है मार्च में निफ्टी 50 में जियो फाइनेंशियल सर्विस आ रही है, मतलब निफ्टी 50 का। तो ऐसे ही करके इनके सारे जो तीनों बच्चों के नाम से जो अलग अलग बिजनेस हैं, वो सारे बिजनेस आएंगे मार्केट में और धूम मचाएंगे धीरे धीरे। पर इन सब चीज़ों में लगेगा 2-3 साल। 2-3 साल तक मामला थोड़ा गड़बड़ है, डाउन साइड में ही। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा कि ये रिलायंस चला ही गया, ऐसा नहीं भैया। रिलायंस है वो सबका बाप है, सबका बाप है वो कब वो हो सकता है उसका स्प्रिंग बोर्ड में दब रहा हो, कब एकदम से उठ के ऊपर मार दे, कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए ये रहा मेरा तरफ से आपके लिए एक एनालिसिस। एक ऐसा ही अगर आपको चाहिए अगला वीडियो तो भैया कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगी कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स के बारे में आपको एक अच्छा वीडियो बना के दूँ। आशा है आपको वीडियो पसंद आए होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राम राम एंड नमस्कार।